नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर स्केल। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ही एक एप्लीकेशन है। इससे पहले की क्लासेस में हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर की दो और एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। फर्स्ट थी टू डिटरमिन वेवलेंथ ऑफ अ गिवन लाइट और सेकेंड थी टू डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ अ गिवन ग्लास स्लैब। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर स्केल। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बार स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर स्केल से हम क्या समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप मान लीजिए इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कुछ कपड़े का ट्रेड है और इंग्लैंड ने ऑर्डर किया है कि इतने मीटर कपड़ा हमें भेज दीजिए। इंडिया में मान लीजिए 1 मीटर की लेंथ इतनी हम मानते हैं और इंग्लैंड में इतनी मानते हैं। जब यहाँ से कपड़ा वहां गया तो वो कहेंगे कि ये तो कम कपड़ा है, क्योंकि उनकी लेंथ 1 मीटर को नापने की अलग है, इंडिया की अलग है। तो ऐसी जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए ये तय किया गया कि संसार भर में हम लेंथ की एक ही यूनिट मानेंगे, उसको स्टैंडर्डाइज किया गया। अब स्टैंडर्डाइज करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेंडुलम के बारे में पहले पढ़ा होगा कि एक सिंपल पेंडुलम, ये इसकी लेंथ है। इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। यह आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। तो लेंथ को एक तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जितनी लेंथ के लिए टाइम पीरियड आपका 2 सेकंड हो एक ऑसिलेशन का, उतनी लेंथ ही आपकी 1 मीटर कहलाएगी। इस तरह का स्टैंडर्डाइजेशन हम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हर जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होती। वो आपकी लोकेशन पर डिपेंड करती है, आपकी लैटिट्यूड पर डिपेंड करती है। तो इसलिए इस तरह की डेफिनेशन हम नहीं यूज कर सकते टू स्टैंडर्डाइज मीटर स्केल। और क्या ऐसी चीज हो सकती है जो थ्रू आउट पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है? किसी एक लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर किसी एक लाइट की वेवलेंथ हम यूज करें टू स्टैंडर्डाइज मीटर स्केल, तो इसमें यह फायदा होगा कि आपकी वेवलेंथ जो है उस गिवन लाइट की, वो किन्हीं और फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, वो वैक्यूम में हमेशा वही रहती है। तो कहने का मतलब 1 मीटर, ये मान लीजिए 1 मीटर की लेंथ है। 1 मीटर की लेंथ इतनी है कि इस पर्टिकुलर रेड लाइट एक एग्जांपल है, रेड लाइट की जिसमें 6 लाख वेवलेंथ आती हैं। ये जस्ट एक नंबर है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि 1 मीटर को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेड लाइट की अगर 6 लाख वेवलेंथ जिस लेंथ में आ जाएं, वो लेंथ आपकी 1 मीटर कहलाएगी। यहां पर जो वेवलेंथ है किसी एक गिवन लाइट की, इट डज नॉट चेंज विथ पोजीशन लोकेशन ऑफ, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस लोकेशन पे डिपेंड नहीं करती, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम इसी वेवलेंथ वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके मीटर को आज स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमारा क्या ऑपरेटर्स यूज होगा और हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। जो ऑपरेटर्स यूज यहां पर होगा वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर से हल्का सा मॉडिफाइड है, एक बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर एक टर्म यूज होगी इटेलन। इटेलोन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। इटेलोन की डेफिनेशन जब भी आपसे पूछी जाए तो आप सबसे पहले इस कीवर्ड को यूज करेंगे। इटेलोन इज अ सब स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ क्या होता है? 1 मीटर को हम स्टैंडर्ड लेंथ बोलते हैं। उससे छोटी लेंथ होंगी तो उसको हम सब स्टैंडर्ड बोलेंगे। तो इटेलोन एक लेंथ है जो कि सब स्टैंडर्ड होती है, मतलब 1 मीटर से कम होती है। और इतनी लेंथ पर हम क्या करते हैं, 2 मिरर्स को पैरेलली फिक्स कर देते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए 2 मिरर्स हैं, ये मिरर 1, ये मिरर 1, इन दोनों को पैरेलली हमने एक फिक्स लेंथ पर अरेंज कर दिया। अब इनके बीच की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। इस पूरे अरेंजमेंट को या फिर इन दोनों मिरर्स के बीच की लेंथ को हम इटेलोन बोलते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे
नो इटेलोन यूज करेंगे। कहने का मतलब है जो प्लेन मिरर्स के सेटअप हैं ऐसे ऐसे हम नो सेटअप को यूज करेंगे। तो जो शॉर्टेस्ट इटेलोन है उसकी लेंथ हमने मान ली L है, जो फर्स्ट इटेलोन है उसकी लेंथ पहले के दुगनी है, जो सेकंड है उसकी लेंथ इस पहले की दुगनी है, मतलब यहां 2L था तो यहां 4L होगा। इस तरीके से करते करते 8th जो होगा उसकी होगी 2 की पावर 8L, और ये जो 8th इटेलोन है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो आपको इटेलोन वर्ड से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक लेंथ है। इस लेंथ पर हम दो मिरर्स को पैरेलली फिक्स करते हैं और शॉर्टेस्ट इटेलोन की लेंथ हमने L मानी है। ऐसे डबल करते करते लेंथ हमने 9 इटेलोन बना के रख लिए हैं, ठीक है, 9 इटेलोन्स बना के रख लिए। सबसे बड़ा जो इटेलोन है उसकी लेंथ अगर सेंटीमीटर में नापें तो वो 10 सेंटीमीटर है। क्लियर आपको? ठीक है, यहां तक हमें क्लियर है। अब देखते हैं कि हमारा जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का अपरेटस था उसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। लाइट सोर्स वैसे का वैसा है आपका, यहां पर वैसे की वैसी ग्लास स्लैब है 45 डिग्री पे रखी गई है। पिछला पोर्शन उसका पार्शियली सिल्वर्ड है, एक कंपनसेटिंग ग्लास रखी गई है, और सामने मिरर M1 है जो कि मूवेबल है, मूवेबल मिरर है आपका जैसे पहले था। अब सामने जो मिरर है इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू M1, वो M1 के परपेंडिकुलर नहीं है, 45 डिग्री पे है इसके पैरेलल में। तो यहां से जो लाइट जाएगी यहां रिफ्लेक्ट होकर इस साइड जाएगी, और उसके सामने हमने एक इटेलोन रख रखा है जो फर्स्ट शॉर्टेस्ट इटेलोन है, उसकी लेंथ L थी, उसके अंदर मिरर M1 और M2 हमने फिक्स कर रखे हैं, एक इटेलोन रख रखा है। वास्तविकता में इटेलोन के दो मिरर्स शिफ्टेड होते हैं, पैरेलल तो होते हैं लेकिन शिफ्टेड होते हैं। यहां पे हमने उसके जस्ट पीछे रखा है, क्यों रखा है उसको हम अभी समझेंगे। तो आपको मॉडिफिकेशन समझ में आया? मॉडिफिकेशन ये है कि ये मिरर आपका ऐसे ना होके अब ऐसे है, इसके कारण रिफ्लेक्शन आगे जाएगी, इस मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी, यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, मिरर 1 और रे 1 और 2 इंटरफेरेंस शो करेंगे और आपका सर्कुलर फ्रिंजेस का एक पैटर्न बनेगा। कुछ नहीं है, रे नंबर 2 पहले वाले केस में यहीं से लौट आई थी, अब वो आगे जाके लौट के आई है, और उन दो रेस का हमें इंटरफेरेंस स्टडी करना है, इतनी सी बात है। क्लियर है? अब देखिए, मान लेते हैं कि ये M1 यहीं है और एक कैपिटल M1 यहीं है। क्या जो दो रेज आई उनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा? डेफिनेटली होगा। इस पॉइंट पे आने के बाद ये रे यहां से यहां चल के आई है और सेकंड रे यहां से यहां चल के आई है। तो ऐसे केस में इनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस मान लीजिए 2D है, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन शो कर रहा है। कहने का मतलब ये लेंथ और ये लेंथ हमने नाप ली, x2x1 मान लीजिए आप, या इसको पहले लिखें x2 पहले लिख लीजिए, ये कंप्लीट x2 है और वापस आते हुए भी x2 है, तो 2x2, और ये आपकी x1 2x1, 2x2 माइनस x1, तो x2 और x1 का डिफरेंस d मान लिया हमने, तो 2d, एक माइनस लैम्डा बाई 2 का टर्म एक्स्ट्रा आता है क्योंकि यहां पे एक रे फेज चेंज शो करती है और दूसरी रे नहीं करती। तो यहां पर आपका इक्वेशन हो जाएगी n प्लस हाफ लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमने अभी इटेलोन कंस्ट्रक्ट नहीं किया है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है अभी तक क्या किया है, बाकी सारे डायग्राम्स को आप भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि कैपिटल M1 और स्मॉल m1 दो मिरर्स थे, यहां से इनके बीच में पाथ डिफरेंस था, और जो दो रेज रिफ्लेक्ट बैक हुई वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही हैं, जो आपका पैटर्न बन रहा है उसके सेंटर पर ब्राइट स्पॉट है। इतना हमें याद रखना है। क्लियर है? अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इस मिरर M1 को ऊपर मूव करूं और ऊपर मूव करते करते मैं इसको
M2 के पैरेलल ले जाऊं और इसकी पोजीशन यहां पर M1 डैश कहलाएगी। ये आपका एक मिरर बन गया है, मतलब M1 को मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया है। तो आप ध्यान से देखो, स्मॉल m1 एंड कैपिटल M1 डैश, ये एक इटेलॉन बन गया, शॉर्टेस्ट इटेलॉन, क्योंकि हमने इसको इतनी लेंथ पर बढ़ाया है जितनी लेंथ पर इसका जो सेकंड पार्ट है वो होना चाहिए था। क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट इटेलॉन हम M1 और M1 डैश को यूज करके बना रहे हैं। इसमें कोई भी डाउट है आपको? नहीं डाउट है। तो अब देखिए, जब इस मिरर को आप पीछे शिफ्ट कर गए, इससे पहले जब ये अपनी ही पोजीशन पर था तो दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस 2d था। अभी पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आपका आ जाएगा, अगर ये लेंथ l है तो 2l एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब 2l जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो आप यहां पर इसको लिख दीजिए 2d प्लस 2l। तो हमें पता है एक बात का, जब हम किसी मिरर, दो इन मिरर्स के बीच का पाथ डिफरेंस बढ़ाते हैं तो यहां पर जो रेज इंटरफेरेंस शो कर रही हैं, धीरे धीरे जब पाथ डिफरेंस बढ़ाएंगे तो जो ब्राइट था वो डार्क होने लगेगा, और डार्क होने के बाद फिर से वो ब्राइट होगा। तो इसको बोलते हैं कि एक फ्रिंज आपकी श्रिंक हो गई है। पाथ डिफरेंस के साथ जैसे जैसे पाथ डिफरेंस बढ़ाओगे तो फ्रिंजेस श्रिंक होंगी या एक्सपेंड भी हो सकती हैं, कंस्ट्रक्ट भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि आप मिरर को किस साइड घुमा रहे हो। हम श्रिंक मान के चलते हैं एक बार कि रेज आपकी श्रिंक हो रही हैं। तो इसको मैं जस्ट जब थोड़ा सा मूव इस तरीके से करूंगा कि उसके अंदर एक रिंग श्रिंक हो गई, फिर फर्दर मूव करूं 2 रिंग श्रिंक हो गई, 3 श्रिंक हो गई, L तक लाते लाते अगर M रिंग श्रिंक हो गई तो यहां पर स्टार्टिंग में, इनिशियल केस में जब दोनों मिरर यहां पे थे तो सेंटर पे जो ब्राइट मैक्सिमा बन रहा था उसको हमने nth ब्राइट मैक्सिमा कहा था। अब M रिंग्स, M जो आपकी फ्रिंजेस है वो श्रिंक हो गई, तो L चलने पर यहां पर N प्लस mth ब्राइट फ्रिंज होगी। तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए N प्लस M प्लस हाफ लेमडा, इस तरह की इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में से आप पहली इक्वेशन घटाओगे तो इट विल गिव यू 2l इक्वल टू m लेमडा। क्लियर है? यहां पर ध्यान से देखो, लेंथ को मैं m/2 लेमडा लिख दूं और m/2 से जो भी वैल्यू आई उसको मैंने m डैश बोल दिया। ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहां से क्या पता लगा कि जिस लाइट को हम यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ हमें पता है। क्लियर? इस अरेंजमेंट में जब मैंने इसको L लेंथ से मूव किया तो उस L लेंथ के अंदर आपके M फ्रिंज श्रिंक हो गए, और एक फ्रिंज श्रिंक होने से λ/2 का लेंथ वो आगे ट्रेवल करता है। आप ध्यान से देखो, यहां पर जब वो इतनी लेंथ ट्रेवल λ/2 लेंथ ट्रेवल करेगा, मान लीजिए जो यहां से वो आगे मूव किया λ/2 लेंथ ट्रेवल करेगा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा का। और लैम्डा का पाथ डिफरेंस कितना होता है? आपका फेज डिफरेंस 0 होता है। मतलब जब ये λ/2 शिफ्ट होगा तो यहां पर जो ब्राइट स्पॉट था एक बार डार्क हो गया फिर से ब्राइट हो जाएगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो λ/2 मूव करने से एक फ्रिंज श्रिंक होती है। ये क्लियर आपको? तो आपको लैम्डा चलने पर कितनी होंगी? 2 रिंग्स आपकी श्रिंक होंगी। तो यहां पर रिंग्स श्रिंक करने का सीधा रिलेशन किस चीज से है? इसके मूवमेंट से। जितना इसका मूवमेंट होगा उतनी आपकी वेवलेंथ, उतनी आपकी श्रिंक होंगी फ्रिंजेस। क्लियर है? तो यहां से रिलेशन ये बना है m डैश इज m/2। अगर 500 रिंग श्रिंक हुई हैं तो आपकी 250 वेवलेंथ के बराबर इस लेंथ को मूव करना पड़ेगा, क्योंकि m डैश इज कितना? m/2। m क्या था? कितनी फ्रिंजेस श्रिंक हो गई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस
श्रंक, सेकेंड फॉर्म, यहां से आपका नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी श्रंक हो गई, m/2, और इसको m डैश लिख लें तो ये आपकी इक्वेशन बन गई कि m डैश वेवलेंथ इस l के बराबर है। क्लियर है? तो जो शॉर्टेस्ट एटेलोन है उसकी लेंथ कितने के बराबर है, m डैश वेवलेंथ ऑफ द गिवन लाइट। क्लियर आपको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके इस मिरर को यहां से आगे शिफ्ट करेंगे, यहां ले आएंगे। आपकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम दे रखे हैं, जो मैं डायग्राम बना रहा हूं इट इज परफेक्टली करेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या किया, उस मिरर को आगे शिफ्ट कर दिया है। अब इस फर्स्ट एटेलोन का कोई यूज नहीं रहा, हम सेकेंड एटेलोन पे आ गए हैं। सेकेंड एटेलोन पे आ गए तो आपका यहां पर क्या हो गया, ये m3 है, ये m4 है, लेंथ इनके बीच 2l है। अब क्या करेंगे हम, इसका ये वाला मिरर यूज होगा और हम इस मिरर को ऊपर शिफ्ट कर देंगे m4 के पैरेलल में। तो जो m3 m4 से एटेलोन बनना चाहिए था वो m3 और m1 डबल डैश से बनेगा। तो इस मिरर और इस मिरर को यूज करके हमारा नए एटेलोन बन गया। तो स्टार्टिंग में आपका मिरर यहां था और वो लेंथ 2l चलेगा। 2l लेंथ चलने पर कुछ यहां पे इमेजेस आपकी वो फ्रिंज श्रिंक होंगी, तो आपका 2l का फॉर्मूला आ जाएगा m डबल डैश लैम्डा। यहां से भी आपका एक और तरीका है ये नापने का कि L के अंदर कितनी वेवलेंथ आई। जैसे हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं, उसी तरीके से जब आप एटेलोन 1, एटेलोन 2, एटेलोन 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यूज करोगे तो आपके वेवलेंथ्स अलग अलग आ सकती हैं, क्योंकि यहां पर कितनी फ्रिंजेस श्रिंक हो रही हैं उनको कैलकुलेट करना एग्जैक्टली थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए वो हल्का फुल्का अंतर आएगा और सबका एवरेज करके हम वेवलेंथ को निकाल लेंगे और फाइनली ये बता देंगे कि 10 सेंटीमीटर का जो लार्जेस्ट एटेलोन है उसके अंदर कितनी वेवलेंथ्स आती हैं। और एक 10 सेंटीमीटर आपका 1 मीटर का 1/10 पार्ट है, उसको हम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर के एटेलोन में जितनी वेवलेंथ्स आती हैं वो आपको मीटर स्केल को स्टैंडर्डाइज करता है। कुल मिला के हम इस बात पे पहुंचे हैं कि यदि ये पता लग जाए कि गिवन लाइट, फॉर इंस्टांस रेड लाइट की 6 लाख वेवलेंथ एक जिस लेंथ में आती है वो आपकी 1 मीटर होती है। रिपीट करता हूं मैं, इस तरह के एक्सपेरिमेंट से हम ये समझे कि एक गिवन रेड लाइट की 6 लाख वेवलेंथ जितनी लेंथ में आती हैं वही आपका 1 मीटर है। 6 लाख वेवलेंथ, ये जस्ट एक एग्जांपल है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करके आप मीटर स्केल को कैसे स्टैंडर्डाइज कर सकते हो हमने डिटेल में समझा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।